तो देखो, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने कल आपको होमवर्क दिया था। गुड मॉर्निंग श्वेत, श्रावणी, ईशा। तो जो मैंने आपको कल क्वेश्चंस दिए थे वो सबने किए। जो क्वेश्चंस आपको दिए थे कि ये करने हैं सॉल्व। तो देखो, सब में से एक क्वेश्चन था जो आप लोगों ने क्या किया था, गलत किया हुआ था, उससे मैं बता देता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो उसमें क्या ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा क्रोमियम Cr, क्वेश्चन है कि क्रोमियम का बताना है, तो क्या करना है कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। जैसे 1s2, फिर 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इसके बाद 3d5 एंड 4s1। ये एक्सेप्शनल केस है, ध्यान रखना। क्रोमियम एंड कॉपर, दिस इज एक्सेप्शनल केस। जब भी आप क्या करोगे, 21 से लेके और 30 तक, 21 to 30, अगर आप क्या करोगे 21 से लेके 30 तक का करना है अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें दो एक्सेप्शनल केस आते हैं। फर्स्ट वन इज 24 यानी क्रोमियम का, और सेकंड आता है कॉपर यानी 29 का। दिस इज एक्सेप्शनल केस। तो यहाँ पे दोनों के केस में क्या होता है, S1 हो जाता है। तो यहाँ मिस्टेक करी आप लोगों ने। तो अब मुझे यहाँ पे 3D का पूछा हुआ है, तो 3D के लिए क्या करना है, यहाँ से ध्यान रखो। 3D का मतलब हुआ कि ये आपको 3D, तो ये क्रॉस हो जाएगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब D के केस में क्या होता है, D के केस में होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिटल, उसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 0.35 से, और बाकी जितने भी एलिमेंट हैं, इलेक्ट्रॉन है, उसे 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें देखो टोटल कितने हो गए, 6 + 5 11 और +2 13। तो 13 में से एक को कम करना है, क्योंकि जिसका कैलकुलेट करना है उसे हम कंसीडर नहीं करते, उसे काउंट नहीं करते। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 12 मल्टीप्लाई बाय 0.35 प्लस, अब देखो ये n हो गया और ये बाकी और हो गया n-1, तो 6 + 2 8 + 2 10, हो जाएगा 10 × 1। इस तरीके से आपको इससे क्या करना है, सिग्मा कैलकुलेट करना है, और सिग्मा के बाद जो E इफेक्टिव आएगा, Z इफेक्टिव आएगा, दैट इज एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा। एटॉमिक नंबर क्रोमियम का 24 होता है और सिग्मा की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी। इस तरीके से इसे कैलकुलेट करना था। तो अगर आप लोगों ने देखो प्रैक्टिस करी होगी तो क्या होगा कि जब मैं आपको बताऊंगा कहाँ गलती हुई है, तो आप क्या करोगे, उसे आराम से सुधार सकते हो। अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं की है तो क्या होगा, आपको पता नहीं चलेगा आपको आया या नहीं आया। हाँ, वेरी गुड ईशा। तो जो गलती की है देखो उसे चेंज करो। और इसके अलावा क्या है कि जो D और F होता है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत सारे क्या हैं, एबनॉर्मल हैं। इसके एबनॉर्मल यानी कि जो सिंपल नहीं है, जो मैं आपको ट्रिक बताई थी वो S और P के लिए बिल्कुल क्या होती है, वैलिड है, लेकिन D और F के लिए जनरली नहीं होती, क्योंकि D और F क्या करते हैं, एक्सेप्शनल कैरेक्टर शो करते हैं। इसीलिए ये आपको अगर टिपिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाना है तो उसके लिए क्या करना है, कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा 39 से लेके 48 तक ये D ब्लॉक एलिमेंट है। इसमें क्या होगा, देखो 41 से 45 तक और 47, इन सारे केस में S1 होता है, तो ये क्या एक्सेप्शनल केस है। और 46 वाला होता है, इसमें S0 होता है। तो ये कुछ चीजें हमें लर्न करनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा, हम गलत कर देंगे। लेकिन जनरली आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है 21 से लेके 30 तक, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करना। तो अब Z इफेक्टिव वाला सबको क्लियर है, इट इज क्लियर फॉर ऑल, Z इफेक्टिव। ओके, एक बार चेक करता हूं मैं। तो ये चीजें क्लियर हैं सबको या नहीं है, Z इफेक्टिव
क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, एक बार देखो, ट्राई करो। मैंने आपको कहा कॉपर के लिए बताओ, कॉपर होता है 29, कॉपर के लिए बताना है कि 3d इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव क्या होगा। कॉपर के लिए, कॉपर का एटॉमिक नंबर है 39, इसके लिए 3d इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, जेड इफेक्टिव कितना आएगा। एक बार ट्राई करो। चलो मैं बता देता हूं। जो कॉपर होता है, कॉपर का 29 होता है। हाँ ईशा, वेरी गुड। और इसके अलावा देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है 29 का। कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। यहाँ पे d10 होता है, 4s1 होता है। ये एक्सेप्शनल केस है, मैंने आपको बताया था, इस केस में 4s1 होगा, तो इसे क्रॉस कर दो। 3d के केस में क्या होता है, d का हम करेंगे तो इसमें सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी, ये आपका n हो गया और ये हो गया n-1 और ये n-2। तो nth में कितने हो गए, देखो 10 + 6 16 + 2 18। हाँ ईशा बिल्कुल सही है आपका। तो 6 + 2 8 और 6 और 10 16 और 2 18, तो 18 - 1 यानी 17। तो हम 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से, प्लस अब बाकी जितने बचते हैं उसे 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 + 2 8 और +2 10, 10 × 1, ये हमारा सिग्मा आ गया। इसके बाद जेड इफेक्टिव कितना आएगा, जितना एटॉमिक नंबर है माइनस सिग्मा, इसकी वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नहीं, इसमें जो हम क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके बेस पे करना है। देखो क्वेश्चन के बेस पे करना है आपको। मैंने आपको कहा 3D, तो हमने 3D वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, यानी डी ब्लॉक का कॉन्सेप्ट लगाना है। और अगर मैंने कॉपर को आपको दे दिया और कॉपर में मैंने एस का पूछा आपसे, तो आप ध्यान रखो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ये यही तो होता है, जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो क्वेश्चन आंसर से कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं। रीजन क्या है उसका, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करेगा, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू कराता हूं। जैसे मैंने कहा कॉपर, और कॉपर में मैंने कहा कि 4s इलेक्ट्रॉन का बताना है। हाँ अगर, हाँ देखो ये है, अगर कॉपर ही पूछा है मैंने कहा 4s इलेक्ट्रॉन का आपको क्या बताना है, जेड इफेक्टिव बताना है। तो अब यहाँ पे डी ब्लॉक का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ध्यान रखना। यहाँ पे किसका लगेगा, एस और पी ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पे एस और पी ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट लगेगा। और अगर मैंने कॉपर पूछा है और कॉपर में आपको 3D का पूछा है जेड इफेक्टिव, तो यहाँ पे डी और एफ का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ये डिफरेंस है। अगर मैंने फिर आपको कॉपर पूछा है, कॉपर में मैंने आपको पूछा 2s, तो फिर क्या होगा, इसमें s और p का कॉन्सेप्ट लगेगा। यानी कि यहाँ पे हमें इस एलिमेंट को नहीं देखना है किस ब्लॉक का है, हमने देखना है कि क्वेश्चन कौन सा पूछा हुआ है। अगर क्वेश्चन डी का पूछा हुआ है तो डी और एफ का कॉन्सेप्ट लगेगा, और अगर क्वेश्चन पूछा हुआ है एस का तो एस और पी ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट लगेगा। अब क्लियर है? Is it clear or not? Clear, very good, Isha. Anyone have any doubt? तो फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। देखो जितना प्रैक्टिस ज्यादा करोगे उतना कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे। आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। इसीलिए जो भी मैं क्वेश्चन दूंगा उससे इवनिंग में पर डे कम से कम जितना टाइम आप लगाओगे, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो ज्यादा बिल्डअप होंगे और आपकी कमांड ज्यादा होगी। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसे सॉल्व कर सकते हो। अब देखो मैं आगे बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको रिवीजन में ले जा रहा हूँ, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट। यहां से सारे टॉपिक क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा आपको दो चीज मैंने आपको बताई है, क्योंकि हर बार आएगी ये। पहला मैंने आपको बताया था स्क्रीनिंग इफेक्ट, और दूसरा मैंने आपको बताया यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इन दोनों की डिफाइन याद करनी है। डिफाइन स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो पूरा फोर्स क्या नहीं कर सकता, एग्जिट नहीं कर सकता है फुल फोर्स किसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में। ये नॉट एग्जिट करता है, किसकी वजह से, इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है, जो एक्चुअल फोर्स होता है, एक्चुअल फोर्स या जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स होता है किस पे, जो अप्लाई हो रहा है नेट फोर्स किस पे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पर जितना नेट फोर्स लग रहा है या नेट फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव मतलब एक्चुअल में, मैंने कहा आपको एक्चुअल में कितना आया, देखो पढ़ाया मैंने आपको 100%, लेकिन आपको एक्चुअल में कितना आया। आपको अगर 50% आया तो ये आपका इफेक्टिव है, किसी को 20% आया तो वो उसका इफेक्टिव है। इफेक्टिव मतलब एक्चुअल में आपने गेन कितना किया। तो एक्चुअल अलग होता है और पढ़ाना अलग होता है। इसके बाद देखो इसमें सेकंड पॉइंट दोनों के लिए क्या है कि किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय। तो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है इससे सिग्मा या एस से डिनोट करते हैं, जबकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को करते हैं जेड इफेक्टिव से। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला आपको बताया था, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू होता है जेड माइनस सिग्मा या एस। इसको मैंने आपको कैलकुलेट करने के लिए दोनों के लिए क्या बताया था, स्लेटर रूल। स्लेटर रूल से आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करोगे, रूल बताए थे आपको। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है इसमें कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, फैक्टर अफेक्टेड। तो देखो पहला पॉइंट क्या है, साइज। दोनों के लिए पहला पॉइंट साइज। अब देखो अगर मैंने साइज बढ़ाया तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा या कम होगा, जरा मुझे बताओ तो रिप्लाई करके। अगर साइज बढ़ेगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, बताओ। इंक्रीज और डिक्रीज, ज्यादा। वेरी गुड ईशा। और इसके अलावा अंश, रुजुल, अदिति वेरी गुड, और श्वेत बिल्कुल सही है। नेक्स्ट और कोई, ब्राह्मणी वेरी गुड, सुचित्रा राइट है। जितना देखो दिमाग लगाओगे आपके लिए क्वेश्चन, आपको मेंस आदित्यमय का राइट है। मेंस लेवल या इसमें नेट लेवल के बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, अभी आपको बताऊंगा तो आप कहोगे इतने आसान से क्वेश्चन पूछे हुए, तो उतना ये इंक्रीज होगा। और अब देखो सेकंड है, अगर सपोज करो कि साइज बढ़ेगा तो बताओ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। साइज बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होना चाहिए, आप इंक्रीज या डिक्रीज। हाँ वेरी गुड ईशा। इसके अलावा श्लेषा राइट है, अंश गांधी राइट, और आदित्यमय का राइट है। जितना साइज इंक्रीज होगा, हर्षिका राइट है, ब्राह्मणी राइट है, पृथ्वीराज थोड़ा सा और सोचो इसके बारे में। देखो साइज बढ़ने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। जैसे सपोज करो ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, पहले केस यहाँ न्यूक्लियस है और यहाँ सेकंड में इलेक्ट्रॉन है। साइज बढ़ गया तो क्या ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा या इसका ज्यादा होगा, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा या किसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, फर्स्ट का या सेकंड का? ऑब्वियसली क्या होगा, फर्स्ट का ज्यादा होगा। क्यों, छोटा साइज है तो बिल्कुल पास है तो न्यूक्लियस इसे क्या करेगा, बाउंड करके रखेगा। जितना दूर जाओगे क्या होगा, न्यूक्लियस का डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। हाँ वेरी गुड सार्थ। तो साइज का फैक्टर है, जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम जनरली साइज को यहाँ पे किसके टर्म्स में देखते हैं, एन के टर्म्स में। एन, एन का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ ऑर्बिट। जैसे मैंने कहा 1s 2s 3s 4s, ठीक है, तो ये साइज हो गया यानी एन। तो अगर एन बढ़ेगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा,
सेकंड पॉइंट मैंने कहा एन, अगर एन बढ़ेगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? हाँ, वेरी गुड ईशा। अदिति राइट है। अंश, देखो पृथ्वीराज राइट है और अनुजा राइट है। एन का देखो, एन का मतलब हो गया ब्राह्मणी। देखो इसमें इंक्रीज होगा, जितना एन इंक्रीज होगा उतना स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। रीजन क्या है उसका? वैसे क्या होता है ओवरऑल में देखेंगे, स्क्रीनिंग सबसे पहले पहला वाला ज्यादा लगाएगा। देखो अगर हम कहेंगे यहाँ पे है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इसमें दो कॉन्सेप्ट है आपके पास। अगर जो इससे पहले सबसे ज्यादा कौन रोकेगा, सबसे ज्यादा पहला फर्स्ट टेस्ट रोकेगा, ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये सबसे सामने खड़ा हुआ है तो ये सबसे पहले रोकेगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल की बात करेंगे, ओवरऑल क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। इसको मैं दूसरे टर्म्स में लिखता हूं और इसको समझ लो पहले। अगर एन इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ये बताओ। अगर एन इंक्रीज होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। हाँ डिक्रीज, वेरी गुड आदित्य महेकर। एन बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा। अब देखो नेक्स्ट वन इसमें आता है आपके पास, इसके दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला देखो, अगर ओवरऑल की बात करें, जितना इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, उतना सिग्मा की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि उतना वो शील्डिंग ज्यादा करेगा। तो इनर इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, ठीक है। और शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, इसका मतलब अगर इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उतना रोकेंगे। तो इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास, अगर सेम सेल हुआ, सेम सेल, एक ही सेल की बात करेंगे तो उसमें एस पी डी और एफ, एस पी डी और एफ, इन दोनों में से, इनमें से किसका सिग्मा की वैल्यू ज्यादा होगी? अगर सेम सेल हो गए, जैसे मैंने कहा 4s 4p 4d 4f, तो सिग्मा की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? रुजुल, ईशा, अदिति, श्रुति। तो देखो इसका सीक्वेंस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इसमें क्या होता है, सिद्धि, पृथ्वीराज, इसका सीक्वेंस ध्यान रखना, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखो, 4s का ज्यादा होगा। रीजन क्या है, इसमें भी यही चलता है, एसपीडीएफ का रीजन दोनों का यहाँ पे सेम हो जाता है, यहाँ पे दोनों का सेम होगा। क्यों होगा, मैं रीजन बताता हूं आपको। रीजन क्या होता है, साइज पे डिपेंड करता है, साइज। जैसे एस है, एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या है, छोटा साइज होगा, छोटा साइज होगा तो क्या होगा, ये जो भी फोर्स यहाँ पे लगेगा ये बिल्कुल आगे खड़ा हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस कम है, तो ये सबसे ज्यादा क्या करेगा, शील्ड करेगा। पी में क्या हुआ, साइज बड़ा हो गया, साइज बड़ा हुआ तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो गए, यानी डिफ्यूज के बेस पे कर सकते हैं। डिफ्यूज्ड, कौन कितना फैला हुआ है, इसमें साइज एरिया बढ़ गया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो गए, तो अब ये कम रोकेंगे। इसके बाद देखो डी में क्या होता है, डी का होता है डबल डंबल सेल, एक डंबल यहां लगा लो, एक डंबल, अब इलेक्ट्रॉन क्या हुए, और ज्यादा दूर दूर हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, फार। अब जितना इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे क्या वो रोक सकता है? यहां से अगर मैंने फोर्स लगाया, अभी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया, बहुत दूर दूर हो गए, तो क्या अब ये इलेक्ट्रॉन को, क्या ये फोर्स को रोक पाएंगे? यानी नो। और एफ का बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, लार्ज, क्योंकि बड़ा साइज होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। जितना लार्ज साइज होगा उतना इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दूर दूर होंगे, और इलेक्ट्रॉन दूर दूर होने की वजह से क्या होगा कि वो सील्ड नहीं कर पाएंगे। तो यही रीजन है कि जो डी और एफ होंगे ये पुअर सील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। ध्यान रखना, ये आगे भी आएगा रीजन। डी और एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पुअर सील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं, पुअर सील्डिंग इफेक्ट शो करेंगे। रीजन क्या है इसका, पुअर सील्डिंग इफेक्ट का रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये क्या होते हैं,
इनका साइज बहुत बड़ा होता है, लार्ज साइज होता है। और लार्ज साइज होने से क्या होता है, डिफ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं, डिफ्यूज्ड। और अगर डिफ्यूज हो गए तो उसकी वजह से क्या होगा, डिफ्यूजन की वजह से इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे, और इलेक्ट्रॉन दूर होंगे तो रोक कैसे पाएंगे, फिर तो रोक ही नहीं सकते हैं। अगर बिल्कुल पास पास इलेक्ट्रॉन होंगे तभी फोर्स को रोक पाएंगे, और इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को रोक नहीं पाएंगे। क्लियर है यहां तक या नहीं है? इज इट क्लियर और नॉट? वेरी गुड। एनी डाउट? किसी को डाउट है? क्लियर है, वेरी गुड, नो डाउट। और सेम कॉन्सेप्ट देखो, सेम कॉन्सेप्ट, ये चीज आपको याद रखनी क्योंकि ये आगे आएंगी। यही चीज यहां पे आती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब क्या होता है कि न्यूक्लियस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का भी सेम कॉन्सेप्ट है कि जितना क्या होगा, पास होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जितना दूर होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो जब भी आप क्या करोगे, जब भी आप, अगर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में यहाँ पे अगर आप शेल में सब सेल को अरेंज करोगे तो एस सबसे पास होता है, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। तो जो जितना पास होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, जो जितना पास होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, इसीलिए एस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। यानी कि अगर मैंने कहा आपको जेड इफेक्टिव बताओ, क्वेश्चन आ गया आपके पास जेड इफेक्टिव बताओ, और आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया, जैसे मैंने कहा आपको 1s ये दे दिया मैंने आपको, 2p यहां दे दिया मैंने, वन एस, हाँ ऑटोमेटिकली हो जाता है, म्यूट हो जाता है। तो देखो 1s आवाज सुनाई दे रही, 2p, 3d एंड 4f। अब ये हो गया आपके पास 1 2 3 4। अब इसका बताओ जेड इफेक्टिव का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर जेड इफेक्टिव का, इनमें से कौन ज्यादा कौन कम, बताओ जेड इफेक्टिव का इंक्रीजिंग ऑर्डर। हाँ वेरी गुड ईशा, राइट आंसर है। और कोई रिप्लाई करो, रिप्लाई फास्ट होना चाहिए क्योंकि आपको इसका मतलब समझ में आया, अगर नहीं आया समझ में तो रिप्लाई नहीं कर पाओगे आप। और अंश गांधी सही है, रुजुल मनाली राइट है। जेड इफेक्टिव का सीक्वेंस पहले देखो, आपको फिर से देखो एक बार कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से समझो। पहले मैंने कहा कि n अगर बढ़ेगा, n का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, हाँ तो नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा। यानी कि दूसरी लैंग्वेज में समझो, जैसे मैंने कहा 4s, 5s, 6s और 7s, ठीक है, सिद्धि राइट है बिल्कुल। अब क्या होगा, मैंने कहा n बढ़ गया तो n ये बढ़ गया तो जेड इफेक्टिव सबसे कम हो गया, यानी सबसे ज्यादा किसका होगा, 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, ये ऑर्डर हो गया। अब सेकंड मैंने कहा आपको एसपीडीएफ में, अगर एसपीडीएफ में आपको सेम आ गया, सेम में मैंने कहा आपको 4s, 4p, 4d और 4f, ठीक है। तो अब आपके पास देखो नंबर ऑफ सेल सेम हो गए, तो s जिसका अब s में सबसे ज्यादा होगा, फिर p में, फिर d में, फिर f। तो ये दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए, समझ में आ गया सबको। पहला कॉन्सेप्ट n अगर जितना ज्यादा होगा जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है, अगर सपोज करो आपको सेम में कंपटीशन करना है तो सेम में s का सबसे ज्यादा, फिर p का, फिर d का, f का। अब आपको क्वेश्चन देता हूं मैं, अब देखते हैं कौन क्वेश्चन का जल्दी आंसर देता है। जेड इफेक्टिव बताना आपने, जेड इफेक्टिव, ठीक है। और यहां पे मैंने दे दिया आपको 4p, 3d, 2s, 1s, चलो इन चारों का बता दो। ये हो गया 1 2 3 4। सबसे ज्यादा किसका होगा ये बताओ पहले, सबसे ज्यादा किसका होगा, वेरी गुड ईशा। और इसके अलावा सबसे ज्यादा पृथ्वीराज, मनाली, अंश, श्लेषा, सार्थ और आदित्य। पृथ्वीराज बिल्कुल सही है, इकरा सही है, रुजुल सही है, वेरी गुड। अब आपको समझ में आ गया, वैभवी बिल्कुल सही है, यानी 1s या 4 का सबसे ज्यादा होगा। अब इसके बाद बताओ किसका होगा, 1s के बाद किसका सबसे ज्यादा होगा, रिप्लाई फास्ट।
जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा होगा? वेरी गुड, मनाली, अदिति, आदित्य महेकर, इकरा, पृथ्वीराज, सुचित्रा, वेरी गुड, वैभवी, मनाली, सब राइट हो। तो आपको समझ में आ गया। देखो इसके बाद 1 के बाद क्या आता है? 2 आएगा, यानी 2s यानी 3। इसके बाद किसका होगा? हाँ, मनाली बिल्कुल सही है, और आदित्य महेकर सही है, पृथ्वीराज सही है, और आदित्य, सुचित्रा, वेरी गुड, हर्षिता। समझ में आ रहा है आपको? फिर 2, और सबसे कम किसका होगा? सबसे कम होगा किसका? फर्स्ट वाले का। समझ में आ गया आपको? कई बार ऑर्डर दे दिया आपको, कई बार वैसे पूछ लिया। तो समझ, सुचित्रा, 60, वेरी गुड। तो ये कॉन्सेप्ट है। देखो पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है, फिर मैं आपको क्लियर कराऊंगा। तो मैं आपको ऑफलाइन लेक्चर भी दूंगा जिसमें मैं आगे का पढ़ा दूंगा आपको। मेन चीज क्या होती है इसमें? क्वेश्चन आंसर आना। तो आपको क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कराएंगे, और थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको ऑफलाइन लेक्चर में दूंगा, जिससे हमारा कोर्स भी कंप्लीट होगा और आपको कमांड भी आएगी। अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे बहुत जल्दी करो। इसमें हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, ध्यान रखना, चाहे वो मेंस में हो और चाहे वो नीट में होंगे। क्वेश्चंस के लेवल यही होते हैं। अभी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसमें। फिर से एक बार देखो, जेड इफेक्टिव, एक और क्वेश्चन देता हूं आपको इसमें। जैसे मैंने कहा आपको 6F, सेकेंड है 6S, नेक्स्ट वन इज 4D है, और आपका 4P है। अब ये हो गया 1 2 3 4। क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव किसका होगा? सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव। वेरी गुड ईशा, राइट आंसर है। सबसे पहले इकरा और श्लेषा, आदित्य महेकर, पृथ्वीराज सही है, सुचित्रा, मनाली। देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या है? सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा में क्या है? 4P, जिसकी n की वैल्यू सबसे कम है। देखो ये 5 है, 6 है, ये 4 है, 4 है। अब इन दोनों की कम है, तो इन दोनों में हम कंपटीशन देखेंगे कि P और D में किसका होगा। तो P का ज्यादा होगा, यानी सबसे पहला आंसर हो गया 4। अब इसके बाद बताओ किसका ज्यादा होगा? हाँ वेरी गुड, श्लेषा, वैभवी, श्रुति। देखो विद इन 10 मिनट में ऑफ हो जाएगा, आपको रिज्वाइन करना है। यह शंभूकर, सुचित्रा, वेरी गुड। इसके बाद 3 के बाद फिर क्या होगा बताओ? ब्राह्मणी, बिल्कुल सही है। और इसके बाद है आपका वेरी गुड, सुचित्रा, अदिति, ब्राह्मणी और वैभवी ने। देखो इसके बाद किसका? इन दोनों में कंपटीशन है। अब इन दोनों में देखो पहले n देखेंगे। पहले क्या देखेंगे? n की वैल्यू। n देखो इन दोनों में से मेन क्या है? पहले n किसका कम है? इसका कम है n। तो पहले हम 5F को लेंगे और फिर हम लेंगे 6 को। सबसे पहले हमने किसको प्रेफरेंस करना है? n को। अगर n की वैल्यू ज्यादा होगी तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? कम हो जाएगा। अगर n, हाँ वेरी गुड अंश, बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखा आपने आंसर को। और इसके बाद जब हमने देखा कि n अगर सेम हो गया, अगर n सेम हो गया, फिर हम किसको देखेंगे? फिर हम देखेंगे SPDF यानी L। ठीक है, समझ में आ रहा है? पहले n देखेंगे, अगर n की वैल्यू जिसकी ज्यादा है या जिसकी कम है उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है। अगर n की वैल्यू क्या है? सबकी सेम होगी, तब हम SPDF देखेंगे। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और है। पहले हमने n देखना है और उसके बाद देखना है s को। अब की बार मैं आपको 5 दे रहा हूं। 5 पे देखो, पहला आपको दे दिया मैंने 2D, फिर दे दिया मैंने आपको 3S, फिर मैंने आपको दे दिया 4S, फिर मैंने आपको दे दिया 4F, और यहां दे दिया मैंने आपको 4P। अब इसमें से बताओ, ये हो गया आपका 1 2 3 4 एंड 5। सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव किसका होगा? सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव, हाँ वेरी गुड अदिति, सही है। रुजुल, श्रुति, वैभवी, ब्राह्मणी, मनाली, वेरी गुड। तो ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या है? सबसे ज्यादा आंसर, आपने तो सारे आंसर लिख दिया है। सबसे ज्यादा किसका होगा? ईशा बिल्कुल सही है। तो इसमें सबसे पहले मैंने कहा आपको क्या देखना है? n की वैल्यू देखो।
एन की वैल्यू जिसकी सबसे कम उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा। अब एन देखो यहाँ 2 है, यहाँ पृथ्वीराज बिल्कुल सही है, 2 3 4 4 4, 2 सबसे कम है, सबसे पहले हमने उसे देखना है, इसका मतलब सबसे पहले जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा किसका होगा, फर्स्ट का। अब बताओ इसके बाद किसका होगा। हाँ वेरी गुड श्रुति, श्लेषा, वैभवी ने तो सारे आंसर दे दिए, रुजुल, ईशा और अनुजा, पृथ्वीराज, आदित्य, वेरी गुड, समझ में आ गया सबको, जिया वेरी गुड सब। उसके बाद देखो 2 का क्यों है, क्योंकि देखो पहले सबसे कम 2 था, फिर 3 था, अब कंपटीशन हो गया यहाँ पे 4 4 4, अब कंपटीशन है, तो सबसे ज्यादा श्लेषा बिल्कुल सही है, श्रुति सही है, मनाली बिल्कुल सही, यस और आयुष, समझ में आ गया सबको। तो देखो इसमें जब हम ऑनलाइन लेक्चर करेंगे तो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, और मैं ऑफलाइन में आपको क्या कराऊंगा, वीडियो लेक्चर दूंगा, ध्यान रखना उससे भी आपने सॉल्व करना है और इसे भी सॉल्व करना है। तो इससे ऑनलाइन से क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो सेकंड पॉइंट मैंने देखा कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, ठीक। अब देखो लास्ट पॉइंट इसमें क्या आता है कि इसमें हम ट्रेंड देखते हैं, ट्रेंड्स मींस क्या हो गया रॉन्ग, अच्छा हाँ सॉरी रॉन्ग हो गया, वेरी गुड। देखो 3 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, फिर 4 आएगा, वेरी गुड मनाली। अब देखो ट्रेंड्स में हम क्या देखेंगे कि पीरियड में क्या होगा, अगर हम पीरियड में जाएंगे तो क्या होगा, और ग्रुप में जाएंगे तो क्या होगा। ऐसे हम यहाँ पे देखेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, कि अगर हम पीरियड में मूव करेंगे तो क्या होगा, और ग्रुप में मूव करेंगे तो क्या होगा। अब कोई बता सकता है अगर हमने लेफ्ट टू राइट गए तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या होना चाहिए, इंक्रीज, डिक्रीज या कांस्टेंट। 3 है आपके पास, देखो इंक्रीज, डिक्रीज या कांस्टेंट। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होना चाहिए। अच्छा ईसा, श्लेषा, लेफ्ट टू राइट जाने पे देखो इन जनरल इसे हम मान लेते हैं कांस्टेंट, ठीक है, इन जनरल हम इसे कांस्टेंट मानते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है लेफ्ट टू राइट जाने पे सेल सेम रहते हैं, नंबर ऑफ सेल सेम रहेगा, साइज सेम रहता है। अब इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन जेड भी तो इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है और इनर इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, तो लगभग जो इन दोनों का माइनस आता है वो लगभग क्या आता है, सेम आता है। इसीलिए ध्यान रखना लेफ्ट टू राइट जाने पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट को लगभग कांस्टेंट माना जाता है, ठीक है। अगर हम जाएंगे टॉप टू बॉटम तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने पे ग्रुप में अगर हम जाएंगे टॉप टू बॉटम तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होना चाहिए, टॉप टू बॉटम। हाँ अदिति सही है, श्लेषा थोड़ा सा चेंज करो, देखो अगर टॉप टू बॉटम, ईशा देखो सुन लो, अब एक बार फिर से देखो, ये न्यूक्लियस है आपके पास, ठीक है, टॉप टू बॉटम का मतलब सेल बढ़ गया, पहले यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, सेकंड केस में क्या हुआ, ये फिर सेल है, अब ये पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल है, अब दूसरे में इलेक्ट्रॉन चला गया, तीसरे केस में क्या देखो, फर्स्ट केस, ये सेकंड केस, अब थर्ड केस में क्या होगा, प्लस यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन थे, सेकंड में भी यहाँ इलेक्ट्रॉन फिल हो गए सारे, ठीक, और ये थर्ड में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक, हम इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन की। फोर्थ केस में फिर ये प्लस है, 1 2 3, यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन फिल है, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए, और ये लास्ट है जो फोर्थ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। अब बताओ 1 2 3 और 4 इस इलेक्ट्रॉन पे, जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन में, इसको मैं अल्फा से डिनोट कर रहा हूं, अल्फा, तो किस अल्फा में, 4 में, 3 में, 2 में या 1 में, किसमें शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, ओवरऑल की बात कर रहा हूं मैं। हाँ अंश गांधी बिल्कुल सही है आपका, और श्लेषा, वैभवी, सबसे ज्यादा शील्डिंग कह रहा हूं मैं, शील्डिंग मतलब इस इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, न्यूक्लियस से कौन रोक रहा है सबसे ज्यादा। हाँ ईशा बिल्कुल सही है आपका आंसर, पृथ्वीराज बिल्कुल सही है, श्लेषा, आदित्य मयकर और वैभवी बिल्कुल सही है। देखो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, शील्ड का मतलब रोकना,
तो किसको रोक रहे हैं? देखो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या कहा था, इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। अब देखो अंदर के इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए ना, 4 वाले में क्या होंगे, ये फर्स्ट में भी इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में भी इलेक्ट्रॉन है, देखो फर्स्ट में भी इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में भी इलेक्ट्रॉन है, थर्ड में भी इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए उतना इसको ज्यादा रोकेंगे ना, इसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। इसके बॉडीगार्ड क्या है, बहुत ज्यादा बॉडीगार्ड हो गए इसके, और बॉडीगार्ड ज्यादा हो गए तो क्या होगा, इसको प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। यहां से न्यूक्लियस पूरा फोर्स अब इस पे नहीं लगा सकता। अब फर्स्ट वाले को देखो, यहाँ पे इसका बॉडीगार्ड कोई है ही नहीं, इसने बॉडीगार्ड बोला जरूरत नहीं है मुझे बॉडीगार्ड की। तो क्या हुआ, न्यूक्लियस इसको पूरा क्या कर रहा है, यहाँ से अट्रैक्ट कर रहा है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो फर्स्ट में सबसे कम हो गया। सेकंड में क्या है, देखो इसके 2 बॉडीगार्ड लगे हुए हैं तो थोड़ा बहुत रोकेंगे। थर्ड में क्या हो गया, देखो ये नीचे वाले बॉडीगार्ड भी रोक रहे हैं और ये भी बॉडीगार्ड इसे रोक रहे हैं, यानी ये भी रोक रहा है और ये भी रोक रहा है। यानी जितना आपने साइज क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। अभी मैंने कहा था साइज बढ़ेगा तो इफेक्ट, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है बढ़ेगा। साइज का मतलब क्या है, जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो एन बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से सिग्मा बढ़ेगा। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो सिग्मा क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ओवरऑल में इंक्रीज होगा। क्योंकि हम लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन में ध्यान रखना, लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इंक्रीज होगा। लेकिन मैंने कहा रोक कौन रहा है, देखो सबसे ज्यादा कौन रोकेगा, जो सबसे पास होगा। अगर ये न्यूक्लियस है जो सबसे पहले खड़ा है, यही तो रोकेगा सबसे ज्यादा। फिर कौन रोकेगा, सेकंड वाला रोकेगा, फिर थर्ड वाला रोकेगा, फिर सबसे लास्ट वाला। तो इसीलिए ध्यान रखना कि ओवरऑल की हम करेंगे टॉप टू बॉटम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट किसका होगा, जो सबसे लास्ट वाला है, क्योंकि इसके बॉडीगार्ड बहुत सारे रोकने वाले। ये न्यूक्लियस फोर्स तो लगा रहा है लेकिन ये क्या करेंगे, बीच में आगे आके खड़े हो गए। इसीलिए क्या होगा, क्लियर है अब? तो टॉप टू बॉटम और पीरियड। अब देखो जेड इफेक्टिव की बात करेंगे। जेड इफेक्टिव, अगर मैंने कहा पीरियड में क्या होगा और ग्रुप में, तो पीरियड में क्या होगा जेड इफेक्टिव, इंक्रीज, डिक्रीज या कांस्टेंट? ईशा नो, मिस कर गई। इसके अलावा जेड इफेक्टिव पीरियड में, यानी अगर मैंने लेफ्ट टू राइट जा रहा तो आपको बता रहा था मैं कि अगर हम पीरियड में जाएंगे तो पीरियड में ध्यान रखना लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। रीजन क्या है, देखो मैंने कहा आपको अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, लेफ्ट से राइट में जाऊंगा तो जेड बढ़ रहा है, जेड यानी नंबर, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। जैसे मैंने कहा 2 3 4 5 6, तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है कितना, बाय 1 यूनिट। लेकिन जब हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट को देखते हैं तो अपने ही सेल में कितना डिक्रीज होता है, 0.35। आपको बताया था कि अगर सेम सेल में होगा तो कितना डिक्रीज होता है, 0.35। तो ओवरऑल क्या हुआ, इन दोनों को अगर हम करके देखते हैं सम, तो इसका मतलब जो जेड इफेक्टिव है वो जनरली 0.65 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है हर एक स्टेप में। यानी कि अगर हमने लेफ्ट टू राइट जाएंगे, आपको क्या बताया था, देखो जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। अब हर एक स्टेप में जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, और एटॉमिक नंबर कितना इंक्रीज हो रहा है, 1। और हर एक स्टेप में जो शील्डिंग कांस्टेंट है मैंने आपको बताया था, अगर सेम पीरियड में होता है तो कितना होता है, सेम एन वाले में 0.35 डिक्रीज हो रहा है। इसको अगर हम ओवरऑल करके देखते हैं तो कितना आएगा, इतना इंक्रीज हो रहा है। यानी लेफ्ट टू राइट यानी पीरियड में जाने पे जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होगा, ध्यान रखना। और अगर हम जाते हैं टॉप टू बॉटम तो बताओ, अब 3 ऑप्शन आपके पास, इंक्रीज, डिक्रीज या कांस्टेंट। टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, इंक्रीज, डिक्रीज या कांस्टेंट? अदिति, रुजुल, वेरी गुड। और अंश गांधी, इंक्रीज कैसे बोल दिया आपने? देखो अभी बताया था आपको, अगर साइज बढ़ता है, जैसे ये है साइज,
अब यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन था, अब एक इलेक्ट्रॉन ये साइज आपने बढ़ा दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन, अब आपने साइज और बढ़ा दिया, तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये 1 2 एंड 3। हाँ पृथ्वीराज बिल्कुल सही है। अब बताओ कि इन तीनों में से न्यूक्लियस सबसे ज्यादा फोर्स किस पे लगाएगा, फर्स्ट पे, सेकंड पे या थर्ड पे? न्यूक्लियस का जो फोर्स होगा वो सबसे ज्यादा किस पे होगा, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? हाँ अंश गांधी बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या हुआ, साइज छोटा होना चाहिए ना। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे डिक्रीज होता है, लेकिन ओवरऑल जब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो ये कांस्टेंट माना जाता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है, लेकिन अगर हमने जेड इफेक्टिव को कैलकुलेशन से निकाला है, यानी स्लेटर रूल अप्लाई किया है, तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट आती है। ठीक है, तो ओवरऑल हम क्या देखते हैं, ओवरऑल हमने देखा कि जो शील्डिंग इफेक्ट होगा, शील्डिंग इफेक्ट पीरियड में क्या होता है, पीरियड में कांस्टेंट होता है, और अगर हम ग्रुप की बात करेंगे तो इंक्रीज होता है। अगर हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि पीरियड में क्या होता है, इंक्रीज होता है, और ग्रुप में देखेंगे तो कांस्टेंट होता है। तो ये याद रखना आपको, ये स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग हम अप्लाई कर रहे हैं इसे। तो यहां तक ये खत्म होता है आपके पास। अब देखो मेन टॉपिक आता है हमारे पास। अब मेन टॉपिक हमारे स्टार्ट होते हैं यहाँ से, 5-6 टॉपिक मेन है, तो मैं आपको ऑफलाइन में भी डालूंगा, क्योंकि प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको यहाँ पे, और ऑफलाइन में एक लेक्चर डालूंगा। कौन कौन से, देखो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं आपके, या कॉम्पिटिटिव में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं वो इसी से आते हैं। एटॉमिक साइज, ठीक है, आयनिक साइज, ये दोनों एक साथ ही आ जाते हैं, एटॉमिक साइज, आयनिक साइज। तीसरा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या एनर्जी या एंथैल्पी। चौथा इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कांट रीड व्हाट आर यू राइटिंग। अभी मैं बता रहा हूं आपको, मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। हाँ ये सब मॉड्यूल रहेगा आपको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं लिख क्या रहा हूं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो वीडियो थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा, लेकिन मुझे तो सारा चीज क्लियर दिख रही है। देखो फिर से, एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और फिफ्थ है इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छा वीडियो क्लियर नहीं आ रहा, इसमें तो क्लियर दिख रहा। हाँ ओके, ईशा कह रही ओके है, वैभवी कह रही ओके। इसका मतलब आप लोगों का कहीं ना कहीं नेट गया होगा, क्योंकि मुझे यहाँ से भी ओके दिख रहा है। ठीक है श्रुति ओके, तो इसका मतलब ये कि ओके ही है। आपको दिक्कत आ रही होगी, कहीं आपका इंटरनेट चेक कर लो एक बार। तो ये 5-6 पॉइंट पे हम बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। एक है इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आवाज सुनाई दे रही है मेरी? आवाज से काम चला लो फिलहाल। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी। तो ये क्वेश्चन से सबसे ज्यादा जो कॉम्पिटिटिव लेवल में क्वेश्चंस आए हैं वो इन्हीं से आए हुए। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूं यहाँ से, पहले आयनिक साइज से स्टार्ट करता हूं, ठीक है, और इसके बेस पे फिर हम आगे बढ़ेंगे। एटॉमिक साइज है, और हर एक पॉइंट, तो हर एक पॉइंट में आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जरूर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस, ये सारे पॉइंट हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो आयनिक रेडियस, या शॉर्ट में हम इसे कहेंगे रेडियस ऑफ आयन इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। रेडियस ऑफ आयन, जो भी आयंस होगा उसका रेडियस, जैसे मैंने कहा आपको Na+, Na+ में क्या होगा, Na का 11 होता है, प्लस का मतलब इसने लूज किया एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 8। तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकंड सेल हो गया। तो जो रेडियस का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच का डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड रेडियस। तो जो रेडियस होगा आयंस का, ये इसका साइज होगा। तो जनरली ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आता है साइज या आता है रेडियस, दोनों एक ही बात है, दोनों सेम है। अगर मैंने कहा एटॉमिक साइज बताओ या एटॉमिक रेडियस बताओ,
दोनों सेम है। क्वेश्चन में ध्यान रखना, एटॉमिक या आयनिक साइज और आयनिक रेडियस का पूछा होगा तो दोनों का यहाँ पे मीनिंग एक ही होता है, क्योंकि रेडियस जितना होगा उतना ही साइज होगा। सबको क्लियर दिख रहा है? इज इट क्लियर और नॉट क्लियर है? वेरी गुड ईशा, श्रुति। और कोई ऐसा? देखो कई बार नेट चेक कर लो अपना। क्लियर है अदिति? तो यहां से तो मुझे सारी चीज क्लियर दिख रही है, इसका मतलब आपका नेट कहीं ना कहीं पे मिसिंग होगी, एक बार चेक करो। नॉट क्लियर, तो पृथ्वीराज अपना नेट चेक करो एक बार। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। हाँ, रेंज क्लियर है, मध्यम। हाँ, काफी लोगों को क्लियर दिख रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं चीजें क्लियर हैं। ठीक है, यस, वेरी गुड। और ईशा, श्रुति सब कह रहे हैं कि क्लियर है, इट मींस क्लियर। अब देखो इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं इसमें। अभी इसके बेस पे तो आयंस किसे कहते हैं, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए आयंस क्या हुआ। आयंस का मतलब चार्ज पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल इज कॉल्ड आयन। चार्ज पार्टिकल का मतलब जिसमें या तो प्लस चार्ज होगा और या फिर जिसमें माइनस चार्ज होगा, दैट इज कॉल्ड आयन। अब आयन बनता कैसे, ये बनेगा फॉर्म्ड। इसके भी दो तरीके हैं बनने के। आयंस बनने के दो तरीके हैं, या तो वो क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करे। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज को हम कहते हैं कैटायन और नेगेटिव चार्ज को हम कहते हैं एनायन। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। क्लियर है यहां तक? आयंस कैसे बनेगा, देखो आयंस फॉर्म होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसमें प्लस चार्ज आएगा और उसे हम कहते हैं कैटायन। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसमें नेगेटिव चार्ज होगा, इसे कहते हैं एनायन। क्लियर है यहां तक? इज इट क्लियर? वेरी गुड ईशा। और कोई ऐसा जिसका क्लियर नहीं है पॉइंट? अब देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस अराइजेस। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, देखो पहला क्वेश्चन आता है, इसमें हम करते हैं जनरली कंपेयर करते हैं, कंपेयर द साइज। साइज का कंपेयर किया जाता है इसमें। हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं साइज का। क्वेश्चंस आएगा जो आपके पास, उसमें साइज का कंपेयर होता है। पहला किसमें होगा, इफ ऑल कैटायन इज प्रेजेंट, अगर सारे के सारे कैटायन प्रेजेंट होंगे। सेकंड है इफ ऑल एनायन इज प्रेजेंट, अगर सारे के सारे एनायन प्रेजेंट है। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है इसमें वो बनता है कि इफ कैटायन भी प्रेजेंट होगा, एनायन भी प्रेजेंट होगा और न्यूट्रल एटम भी होगा, न्यूट्रल एटम भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, और फिर इसका ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियड में क्या होगा और ग्रुप में क्या होगा, पीरियड एंड ग्रुप में इसका ट्रेंड क्या होगा। ठीक है, तो जनरली इसके चार क्वेश्चंस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें एक वर्ड आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसको हम कंपेयर तब करेंगे अगर वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुआ तो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम है। ठीक है, ये मैं डिटेल में बताऊंगा। पहले देखो साइज का कंपेयर करना है अगर सारे के सारे कैटायन है। दूसरा अगर सारे के सारे एनायन है। तीसरा अगर तीनों है, कैटायन है, एनायन है और न्यूट्रल एटम। और चौथा इसी से आ जाता है पीरियड एंड ग्रुप से। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? अगर सारे के सारे कैटायन, वेरी गुड ईशा। और कोई जिसको एनी डाउट? अब देखो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो तैयार हो जाओ फिर से नोटबुक लेके
और आंसर करने के लिए एक मैं आपको बताऊंगा, बाकी आपको खुद करना है। पहली कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है इफ ऑल कैटायन आर प्रेजेंट। अब इसके भी दो पॉइंट है। अगर हमने क्या कर रहे हैं, सेम पीरियड में करेंगे तो क्या होगा? सेम पीरियड, सेम पीरियड है जैसे मैंने कहा आपको, सपोज करो ए है, ए प्लस A2 प्लस A3 प्लस, तीनों के तीनों कैटायन है, A प्लस A2 प्लस A3 प्लस। अब मैंने कहा ए का एटॉमिक नंबर सपोज करो 13 है, ए का एटॉमिक नंबर है 13, तो एटॉमिक नंबर का मतलब हुआ नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 13 है। तो अब आपको ये बताना है एटॉमिक नंबर 13 है, अब इन तीनों में से ये हो गया 1, 2 और 3, किसका साइज सबसे बड़ा होगा? 1 का या 2 का या 3 का? जरा एक बार सोच के बताओ। कंपेयर करने के लिए आ गया आपके पास, तो किसका साइज बड़ा होगा? ओ, गलत कर गए आप लोग, गलत हो गया। इसमें से ध्यान रखना सबसे बड़ा साइज होगा फर्स्ट का। हाँ, ईशा बिल्कुल सही है, अदिति बिल्कुल सही है, फर्स्ट का, फिर सेकंड का, थर्ड का। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जनरली साइज होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज का। जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना साइज कम होगा। इसका मतलब साइज ज्यादा होगा तो जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको। अब ऐसा क्यों है? सपोज चलो आपको इसी का एग्जांपल बता देता हूं कि ए है, A प्लस A2 प्लस और A3 प्लस, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो तीनों में सेम रहेंगे क्योंकि प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं होने का। अब देखो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? प्रोटॉन के बराबर, लेकिन +1 का मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए 12। अब इसे देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए 11 क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, और 3 प्लस का मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो ये हो गया आपका 10। अब देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका सबसे ज्यादा होगा? बताओ। ये 10 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, ये 13 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, ये 13 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका होगा? फर्स्ट का, सेकंड का या थर्ड का? बताओ। सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अदिति सही है, अन सही है। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब जैसे न्यूक्लियस है, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, फिर सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, 8 इलेक्ट्रॉन ये फिल हो गए आपके, और लास्ट में देखो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 13 प्रोटॉन है, इसे खींच रहे हैं अपनी साइड को। अगर ये खींचेंगे और ये ज्यादा तेज से खींचेंगे तो क्या होगा? साइज छोटा हो जाएगा। यानी जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, तो साइज क्या होगा? छोटा हो जाएगा ना, क्योंकि न्यूक्लियस क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। अब आपने देखो 13 प्रोटॉन है और 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो क्या होगा? ज्यादा तेज से अंदर खींचेंगे ना, तो सबसे छोटा साइज किसका हो जाएगा? 3+ वाले का। यानी इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, लार्जेस्ट होगा, और सबसे कम किसमें होगा? 13 और 12 वाले में। इसमें सबसे लीस्ट होगा, इसमें मीडियम होगा। तो इसीलिए जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो क्या होगा? ये न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींचेगा। न्यूक्लियस की पावर बढ़ा दी ना आपने, अब न्यूक्लियस की पावर बढ़ गई तो क्या करेगा? ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और उसे क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, तो साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? रीजन समझ में आ गया आपको? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना साइज क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब देखो, अब मैं और एक क्वेश्चन देता हूं आपको।
अब देखते हैं आपने कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। मैंने कहा आपको सिलिकॉन, सिलिकॉन का 4+ चार्ज, सिलिकॉन में 3+ चार्ज, सिलिकॉन का 2+ चार्ज और सिलिकॉन का +1 चार्ज, ये हो गया 1 2 3 एंड 4। बताओ सबसे बड़ा साइज किसका होगा, लार्जेस्ट साइज, साइज का ऑर्डर बताना है मुझे। तो बताओ सबसे बड़ा साइज। वेरी गुड अंश। और ईशा वेरी गुड, रिप्लाई करो फास्ट। श्रुति, रुजुल राइट आंसर है। यस, और श्लेषा मिस कर गए। हाँ श्लेषा सही आंसर है। अदिति सही है, यस अंबोकर सही है। ये नंबर को बताओ मुझे, ये नंबर से बताओ। बिल्कुल सही है। देखो सबसे कम प्लस चार्ज किसके पास है, 4 के पास, तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, 4 का। उसके बाद किसका होगा, इस नंबर से बताना है मुझे, 1 2 या 3। हाँ श्रुति वेरी गुड, और ईशा राइट है। तो देखो उसके बाद 3 का क्यों हो गया, क्योंकि 2+ चार्ज है। देखो इसमें 4+ है, इसमें 3+ है, इसमें 2+ है, इसमें 1+ है। तो जिसका मैग्नीट्यूड सबसे कम होगा उसका साइज सबसे ज्यादा। तो ये प्लस, फिर +2, इसके बाद कौन होगा, हाँ वेरी गुड ईशा। और इसके अलावा एनी अदर रिप्लाई, अंश बहुत बढ़िया। तो इसके बाद होगा 2 का, और सबसे छोटा साइज किसका होगा इसमें, 1 का। तो जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना साइज कम हो जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक पॉइंट। अगर सेम दे दिया, अब उसने क्या किया, क्वेश्चन अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया और अलग अलग ग्रुप का कर दिया। जैसे आपने ग्रुप वाइज देखा होगा, एक मैंने कह दिया लिथियम प्लस। अब ये अगर सपोज करो डिफरेंट ग्रुप का हो गया, डिफरेंट ग्रुप में हमने ले लिया लिथियम प्लस, और यहां ले लिया मैंने मैग्नीशियम 2+। अब आपको पता है देखो लिथियम होता है 1s2 एंड 2s1, और मैग्नीशियम होता है 112 यानी 2 8 एंड 2, ठीक है। और लिथियम होता है 2 and 1 यानी लिथियम 3 होता है। अब दोनों अलग अलग किसके हो गए, ग्रुप के हो गए। अब इसमें देखो कितने शेल हैं, 2 शेल, इसमें 3 शेल है। +1 का मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इसके पास बचा केवल 2 इलेक्ट्रॉन। +2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसके पास होगा 2 8। तो बताओ इन दोनों में से किसका साइज ज्यादा होगा, 1 का या 2 का, लिथियम प्लस का या मैग्नीशियम 2+, किसका साइज बड़ा होगा, फर्स्ट या सेकंड। हाँ वेरी गुड ईशा, सही है। तो देखो इसमें 2 शेल हो गए, इसमें एक ही शेल है, तो किसका साइज बड़ा होगा, जनरली जिसमें 2 शेल है। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं देखा जाएगा, सेल देखेंगे जनरली। देखो 2 सेल, इसमें 1 सेल, तो जिसका 2 सेल होगा ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका साइज बड़ा होगा। तो यहाँ पे हमने देखना है कि जितने नंबर ऑफ सेल ज्यादा होंगे उतना साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ सेल, इसमें एक ही सेल है, देखो ये न्यूक्लियस है आपके पास, एक ही सेल है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। इसके पास क्या है, 2 शेल है, ये एक सेल ये हो गया, एक और सेल है, तो ऑटोमेटिकली एक सेल ज्यादा हो गया। तो अगर ऐसा होगा तो नंबर ऑफ सेल ज्यादा होंगे तो साइज भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये पहला केस था कि जब हम कैटायन के टर्म्स में देख रहे थे। अब सेकेंड पॉइंट आते हैं, टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड हम देखेंगे एनायन, जब क्या होंगे, ऑल एटम्स क्या होंगे, एनायन होंगे, ऑल एनायन प्रेजेंट होंगे। एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मैंने कहा A-, A2-, A3-, ये हो गया 1 2 और 3। अब इसमें बताओ सबसे ज्यादा साइज किसका होगा, और इसका एटॉमिक नंबर फिर मैंने आपको 13 दे दिया। बताओ सबसे बड़ा साइज किसका होगा, 1 का, 2 का या 3 का। रुजुल, इशिता, यस, अदिति वेरी गुड, राइट आंसर आपका, यस अंबोकर राइट है। अंश गांधी बिल्कुल सही है। हाँ ईशा आप सही थे, पहले आपने जो कहा था वो सही है। और इसके अलावा देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, अगर नेगेटिव साइन होगा तो साइज है जो वो बढ़ेगा अगर मैग्नीट्यूड ऑफ
मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा, यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा साइज किसका होगा, 3 का, फिर 2 का और फिर 1 का। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना आपने। अब कैसे, देखो इसका रीजन बता देता हूं मैं आपको। ऐसे कैसे कहा मैंने आपको, रीजन सेम है। जैसे A माइनस A2 माइनस A3 माइनस, अब इसमें देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सबके लिए सेम होंगे। अब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन में देखो माइनस का मतलब इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन को। अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 1, तो इसका इलेक्ट्रॉन हो गए 14। इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 15। इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 16। अब देखो 13 प्रोटॉन खींच रहे हैं 14 इलेक्ट्रॉन, ये 13 प्रोटॉन खींच रहे हैं 15 इलेक्ट्रॉन, और ये 13 प्रोटॉन खींच रहे हैं 16 इलेक्ट्रॉन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा होगा बताओ, 1 का, 2 का या 3 का? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा होगा? वेरी गुड श्लेषा, ईशा, वेरी गुड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही मेन है। देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 1 का ज्यादा होगा, क्योंकि 13 प्रोटॉन खींचेंगे 14 को, 13 लोग हैं और इधर दूसरी साइड है 14, तो ये क्या करेगा, तेजी से खींचेगा, बजाय किसके, ये 13 है और ये 16 है। देखो न्यूक्लियस में आपने 13 लोग रखे हुए, और यहाँ बाहर कितने लगा दिए आपने, यहाँ बाहर है, एक में 14, एक में 15, एक में 16। कौन जीतेगा, 16 वाला। तो ये 16 वाला जितना जीतेगा क्या करेगा, उसे बाहर की तरफ खींचेगा। तो सबसे ज्यादा साइज किसका होगा, 16 वाले का। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फर्स्ट का ज्यादा हो गया, इसीलिए सबसे छोटा साइज किसका होगा, फर्स्ट वाले का, और सबसे बड़ा साइज किसका होगा, थर्ड वाले का। तो थर्ड का ज्यादा, फिर सेकंड का ज्यादा, फिर फर्स्ट का ज्यादा। क्लियर है यहां तक? इज इट क्लियर और नॉट? हाँ, वेरी गुड सर। फिर एक क्वेश्चन देता हूं आपको इसमें करने के लिए। आपको दे दिया मैंने यहां से नाइट्रोजन 3 माइनस, नाइट्रोजन 2 माइनस, नाइट्रोजन माइनस। ये है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 7। अब बताओ कि सबसे बड़ा साइज किसका होगा, साइज का ऑर्डर। सबसे बड़ा साइज, श्लेषा बिल्कुल सही है, और श्रुति सही है, और अंश गांधी सही है, रुजुल राइट, ईसा मिस कर गई। हाँ मतलब और इसके अलावा पृथ्वीराज बिल्कुल सही है, आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। और श्रावणी, हाँ 3 माइनस बिल्कुल सही है। देखो लेकिन आपको आंसर इसमें देना है 1 2 3 में देना, आपको चार्ज मत देखो इसमें। अगर 1 2 3 ऑप्शन में आएगा आपके पास तो आप कौन सा टिक करोगे? तो साइज में देखो, हाँ सार्थ सही है। साइज में जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, यानी फर्स्ट का साइज सबसे ज्यादा, फिर सेकंड का साइज क्योंकि इसमें 2 माइनस है, और फिर थर्ड का साइज। क्लियर हो गया? अगर प्लस का आएगा तो कैसे करना है, माइनस का आएगा तो कैसे करना है। तो ये सेकंड टाइप हो गया आपके पास। अब हम आते हैं टाइप थर्ड पे। टाइप थर्ड का मतलब आपके पास एनायन भी होगा, आपके पास कैटायन भी होगा, और आपके पास न्यूट्रल भी होगा। तो पहले हम लोग 2 ग्रुप बना लेते हैं इसमें। एक हम बना लेते हैं कि अगर हमने क्या किया, न्यूट्रल किया और कैटायन किया, ठीक है। सेकेंड ग्रुप हम करते हैं इसमें कि एक न्यूट्रल हो गया और एक हो गया आपका एनायन, ठीक। न्यूट्रल में ले लिया, जैसे मैंने कहा आपको, चलो सोडियम ले लिया, Na और Na+। अब आप बताओ, Na का आपको पता है एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब बताओ कि Na यानी +1 है और ये 2 है, इन दोनों में से किसका साइज बड़ा होगा, Na का या Na+ का? रुजुल सही है, श्लेषा राइट आंसर, और मनाली मिस कर गए, अदिति सही है, और वैभवी सही है, मनाली हाँ सही है, अंश गांधी। सबसे बड़ा इन दोनों में बड़ा साइज किसका होगा, बड़ा साइज
अब देखो बड़ा साइज करने का आपको एक तरीका और बता देता हूँ। प्रोटॉन देखो, दोनों में प्रोटॉन बराबर होंगे, पता नहीं है तो आप कुछ भी मान सकते हो। अब इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन 11 है तो इसमें 11 होगा क्योंकि न्यूट्रल है। +1 का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसके पास 10। अब किसका पावर ज्यादा होगी, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा होगा? 11 प्रोटॉन खींचेंगे 11 इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे 11 प्रोटॉन खींच रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन को, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा होगा? सेकेंड वाले का ज्यादा होगा फर्स्ट वाले से। तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, क्या करेगा न्यूक्लियस? अपनी तरफ खींच लेगा उसे। न्यूक्लियस की पावर बढ़ा दो आप तो क्या करेगा? वो अपनी तरफ खींचेगा, और अपनी तरफ खींचने से क्या होगा? अगर फोर्स बढ़ेगा तो साइज कम हो जाता है। तो इसका मतलब फर्स्ट का साइज ज्यादा होगा सेकंड से। तो इससे एक कॉमन चीज क्या निकल के आती है, ध्यान रखना हर हमेशा नोट में, कि जो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल एटम, इसका साइज हर हमेशा ज्यादा होगा किससे? कैटायन से। उसी के कैटायन से ज्यादा होगा। फिक्स है, कोई भी कंपाउंड ले लो XYZ, ठीक है? तो न्यूट्रल एटम का साइज हर हमेशा उसके कैटायन से ज्यादा होगा। अब सेकेंड टर्म्स में आ गए न्यूट्रल और एनायन। सपोज मैंने ले लिया Cl और Cl-, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। अब बताओ इन दोनों में से किसका साइज बड़ा होना चाहिए, फर्स्ट का या सेकेंड का? फर्स्ट और सेकेंड किसका साइज? इसमें से वैभवी सही है, अदिति सही है, अंश गांधी सही है, और सिद्धि सही है, श्रुति सही है, रुजुल सही है, मनाली सही है, ठीक है? इसमें ध्यान रखो नेगेटिव चार्ज का। Cl का आपको पता है कि प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 और 17। अब देखो इलेक्ट्रॉन, बाहर इलेक्ट्रॉन होंगे, अंदर क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। इसमें 17 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि दोनों सेम होता है न्यूट्रल में। माइनस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो यहाँ हो गया 18। अब देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा होगा? यहाँ पे 15 लोग खींच रहे हैं 15 को, सॉरी 17 को खींच रहे हैं, और यहाँ पे 17 लोग 18 को खींच रहे हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा होगा? फर्स्ट का ज्यादा होगा, बिल्कुल सही श्रुति। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी कि बड़ा साइज किसका होगा? सेकेंड का। तो इसका मतलब ध्यान रखो, ये नोट लिख लो कि जो एनायन होगा उसका साइज हर हमेशा ज्यादा होगा न्यूट्रल एटम से। न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में एनायन का साइज ज्यादा होगा, ठीक है? तो इसका मतलब ओवरऑल अगर हमने कंक्लूजन निकालेंगे तो क्या होगा? सबसे बड़ा साइज किसका होगा? एनायन का। फिर उसके बाद किसका होगा? न्यूट्रल एटम का। और सबसे कम साइज किसका होगा? कैटायन का। सही है? इज इट क्लियर कि एनायन का साइज सबसे बड़ा, फिर न्यूट्रल एटम का, और फिर कैटायन का? क्लियर है? वेरी गुड। अब देखो इसमें क्वेश्चन देता हूं आपको करने के लिए, इससे पता चलेगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, सोचो कॉम्पिटिटिव लेवल में क्वेश्चन पूछा हुआ है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है 2017 का। इसमें इसी टाइप का क्वेश्चन है, देखो N-O2-F-, ठीक? फिर है Ne, फिर है Na+Mg2+, और Al3+। इसे मैंने कह दिया 1 2 3 4 5 6 7। अब बताओ इनमें से सबसे बड़ा साइज किसका होगा? सबसे बड़ा साइज, इसे ऑर्डर में करना था लेकिन हम बड़े से स्टार्ट करते हैं। बताओ 1 2 3 4 5 6 7, सबसे बड़ा साइज किसका होगा? हाँ, श्रावणी सही है, श्रुति सही है, ईशा सही है, सलेसा, सार्थ और नई मिसिंग कर गए, मनाली सही है, और सिद्धि सही है, अंश सही है, बाकियों के रॉन्ग है आंसर। देखो मैंने क्या कहा था आपको, 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। ये कौन सा हो गया? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव का मतलब एनायन। ये कौन सा हो गया? न्यूट्रल। और ये कौन सा हो गया आपका? कैटायन। प्लस चार्ज का मतलब कैटायन। तो कैटायन तो हो नहीं सकता, न्यूट्रल भी नहीं हो सकता, एनायन। एनायन में देखो क्या हो गया? 3 - 2 - 1 -, ऑटोमेटिकली 3 - का सबसे ज्यादा होगा।
यानी कि फर्स्ट आंसर सबसे ज्यादा। उसके बाद कौन सा होगा? फर्स्ट का साइज सबसे ज्यादा देखो। हाँ, वेरी गुड ईशा, अनुजा, वैभवी और सिद्धि, अदिति, सार्थ, आदित्य महेकर, वेरी गुड। उसके बाद सेकंड का, क्योंकि देखो 2 माइनस है। अब उसके बाद हाँ सरावनी, आपने सारा ही सही कर दिया, 3, वेरी गुड। उसके बाद देखो 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। देखो +1, +2, +3, जितना प्लस का चार्ज बढ़ेगा साइज कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं जनरली, इस टाइप के कंपाउंड को हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड। आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। हाँ यस, बिल्कुल सही है आपका आंसर। इसमें सबके इलेक्ट्रॉन सेम है। देखो खास बात क्या है, इलेक्ट्रॉन सेम कैसे है? जैसे नाइट्रोजन का नंबर ऑफ प्रोटॉन देखो, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर इसका 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। आपको ये एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए सबके, उतने ही प्रोटॉन है। अब इलेक्ट्रॉन देखो, 3 माइनस का मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए, 2 माइनस का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, 1 माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया। इसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ, इसका 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। प्लस मतलब लूज हो जाना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, इसका 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में सेम है। तो अब कौन डिसाइड करेगा? प्रोटॉन। प्रोटॉन सबका कम, सबसे कम किसके पास है? 7। नाइट्रोजन के पास सबसे कम प्रोटॉन है, तो सबसे कम फोर्स किसका लगेगा इस केस में? फिर ये वाला केस, फिर ये वाला केस, ये वाला। सबसे ज्यादा फोर्स किसका होगा? इसका, क्योंकि 13 प्रोटॉन खींचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन, तो सबसे ज्यादा फोर्स यानी सबसे छोटा साइज। एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है देखो इसमें, एटॉमिक नंबर, और ये आपको याद होने चाहिए तभी आप क्वेश्चन कर सकते हो। देखो आर्गन K+Ca2+, अभी आपको मिल जाएगा, अगर मॉड्यूल होगा आपके पास तो चेक कर लो आप लोग, कॉम्पिटेटिव में क्वेश्चन मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन। अब बताओ इसमें से, ये हो गया 1 2 Ar है, सॉरी आर्गन Ar, 3 4 5। बताओ सबसे बड़ा साइज किसका होगा? लार्जेस्ट साइज। ईशा बिल्कुल सही है, वैभवी, अदिति, श्रुति बिल्कुल सही, सिद्धि बिल्कुल सही है, पृथ्वीराज बिल्कुल सही, रुजुल राइट आंसर है, मनाली बिल्कुल सही आंसर, और इसके अलावा नहीं, श्लेषा मिस कर गई, अनुजा सही है। अभी आपको क्या कहा था? 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दो। फर्स्ट है आपका एनायन, सेकेंड वन इज न्यूट्रल, और थर्ड वन इज कैटायन। एनायन का सबसे बड़ा साइज होता है, इसमें देखो S और Cl, 2 माइनस और 1 माइनस, तो सबसे बड़ा साइज होगा 1 का, फिर 2 का, फिर न्यूट्रल का कोई कंपटीशन नहीं है। अब 4 और 5 में +1 और +2, तो +1 जितना कम प्लस चार्ज उतना साइज ज्यादा, ये आपका ऑर्डर हो गया। हाँ वेरी गुड वैभवी, बिल्कुल सही आंसर है। आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, ध्यान रखना, आज फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और मुझे 7 to 8 सबमिट करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको उसके क्वेश्चंस मिलेंगे आपको पर डे, और मुझे सबमिट करना है। बहुत कम स्टूडेंट कर रहे हैं अभी, फिर आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होंगे। और आज का टाइम खत्म होने जा रहा है, बस 1 मिनट हमारे पास बचा हुआ है, तो ये मीटिंग ऑफ होगी। एक आपका ऑफलाइन वीडियो लेक्चर आएगा जिसमें थ्योरेटिकल पोर्शन में कवर करूंगा, और आपको करना क्या है कि क्वेश्चन आंसर हमारे साथ यहाँ करने हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूं आपको मैं। क्वेश्चन क्या है देखो, A+A और A-, ये हो गया 1 2 एंड 3। बताओ इसमें लार्जेस्ट साइज किसका होगा? A+A और A-। वेरी गुड श्रुति, राइट आंसर। सिद्धि, ईशा, आदित्य, अनुजा, श्लेषा, रुजुल राइट आंसर है। तो समझ में आ गया? देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप करोगे 2 और 1, पहले कैटायन फिर न्यूट्रल फिर पहले एनायन फिर न्यूट्रल फिर कैटायन। वेरी गुड, समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं देखो मेंस में या नीट में, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो ये खत्म हो गया आपका टाइम लगभग, मैं मीटिंग ऑफ कर रहा हूं, और हैव अ नाइस डे, बाय।